बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी हैं और रावलपिंडी में पीएसएल मैचेस का जो पहला रोज था वो बारिश ने उसका सारा मजा जो है किरकिरा कर दिया। डबल हेडर पिंडी में था, वक्फे वक्फे से रिमझिम का सिलसिला जारी रहा। तो खेल तो दूर की बात, दोनों मैचेस के टॉस की भी नौबत नहीं आई और तमाम टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया है और मैच जो है वो बेनतीजा रहने पर 2 बार की दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर के लिए प्ले ऑफ्स में रसाई की करना जो अब काफी हद तक मुश्किल हो गया, लेकिन अभी मैथमेटिकली वो इन है इस टूर्नामेंट में। आज शहर कायद में टेबल टॉपर मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का तगड़ा जोड़ पड़ेगा। नेशनल स्टेडियम में मार्का शाम 7 बजे शेड्यूल है। पीएसएल से जुड़ी इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। इसके साथ साथ अहमद सईद ने भी ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बट साहब, कल के मैच में तो हमने देखा कि दोनों टीम्स जो हैं, बल्कि चारों टीम्स जो हैं, उनको एक एक पॉइंट दे दिया गया, जिसका मेरा ख्याल चारों को नुकसान हुआ है सिवाय कराची के। कराची को फायदा हुआ, उसको 1 पॉइंट मिल गया, उसके 5 पॉइंट हो गए। पेशावर ज़ल्मी को भारी नुकसान हुआ, लाहौर कलंदर को भी भारी नुकसान हुआ। लाहौर को कैसे नुकसान अगर वो ये मैच जीत सकता था वो तो फिर उसको 2 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन अब उसको तो ये भी ना मिलता नुकसान तो ना हुआ किसी का। टेबल पॉइंट टेबल से शुरू कर लेते हैं जी। पॉइंट टेबल अहमद सईद साहब देखिएगा जरा, टॉपर इस वक्त कौन है, फिर उसके हिसाब से हम जरा डिस्कशन अपनी आगे कंटिन्यू करते हैं जी। हम अब तक पॉइंट्स टेबल पे नजर दौड़ाएं तो मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो 10 पॉइंट्स के साथ टेबल के टॉप पर मौजूद हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कल 1 पॉइंट हासिल किया बारिश के बाद, तो वो 9 पॉइंट्स पर चले गए हैं। ये टॉप 2 टीम्स हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी की टीम है जो 7 पॉइंट्स जिनके हो चुके हैं। उनका भी कल 1 पॉइंट बारिश की वजह से उनको मिला, जो लाहौर कलंदर्स के साथ उनका मैच था, और अगर वो मैच जीत जाते तो वो 8 पर पहुंच जाते। अब वो 7 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। चौथे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है, जिनको कल 1 पॉइंट मिला, तो उनके पॉइंट्स अब हो गए हैं 5 मैचेस के बाद 5 पॉइंट्स के साथ वो चौथे नंबर पर हैं। कराची किंग्स आज मध्य मुकाबिल होगी मुल्तान सुल्तान के, ये 5वें नंबर पर है टेबल में, इनके 4 पॉइंट्स हैं। और कराची किंग्स की जो खुशाइन बात यह है कि उनके पास 1 मैच इन हैंड है। बाकी टीम जो है वो 6 मैचेस खेल चुकी हैं, लाहौर के साथ हो चुके हैं, और कराची की टीम जो है वो आज अपना 6ठा मैच खेल रही है, तो 1 मैच उनके पास अभी मौजूद है। और लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो उनको बिल आखिर 1 पॉइंट कल हासिल हुआ बारिश की सूरत में। 7 मैच उन्होंने खेले, 6 मैच में उनको शिकस्त हुई और 1 मैच में बारिश की वजह से उनको 1 पॉइंट मिला। लेकिन लाहौर कलंदर्स के जो शायकीन हैं वो अभी भी, अगर मैं थोड़ी सी रे ऑफ होप की बात करूं तो मैथमेटिकली लाहौर कलंदर्स आर स्टिल इन हंट फॉर द टॉप 4 फिनिश। लाहौर कलंदर्स की टीम अगर तीनों मैच जीत जाए तो वो 7 पॉइंट्स के साथ जो है वो चौथे नंबर पर जा सकती है, प्रोवाइडेड दैट कि कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने तमाम मैचेस हार जाएं। तो अभी भी मैथमेटिकली हल्की सी एक रे ऑफ होप जो है वो लाहौर कलंदर्स के फैन के पास मौजूद है। मतलब अगेन वही बात, लाहौर और पाकिस्तान नेशनल टीम का एक हिसाब है कि बाकी तमाम मेरा ख्याल जाने फानी से कूच कर जाएं और फिर हम ही बचें और हम जो है वो टाइटल जीतें। तो ये सूरत है। इन दोनों की बाकी टीमों को बहुत बददुआ लगती है। आई थिंक कि मैथमेटिकल चांस तो है, बट रियलिस्टिकली अगर हम देखें तो मुश्किल है, क्योंकि 2 टीमों ने अपना कोई मैच नहीं जीतना। ये कराची के जैसे इन्होंने कहा 1 मैच ज़्यादा है, सो आज का मिला के उनके इसके बाद 3 मैच हैं, तो 4 इसके बाद 4 और मैच है। कराची का आज 6th मैच है। हाँ, ये कह रहा हूँ ना कि 4 कराची हारे और 3 इस्लामाबाद हारे और लाहौर 3 जीते, तो 7-3 हो, तो फिर जाके चांस बनता है। आई थिंक ये वैसे वाइल्ड पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट लाहौर ने खेली है, क्या वो डिजर्व करते हैं? इसमें मुझे वो ऐड कर लेने आपका जुमला जो आप कहते हैं जी, ये सूरत हाल है ना, तो फिर सुलह ही बनती है। तो वो फिर मेरा ख्याल सुलह वाला सूरत हाल ही है। बहरहाल बाकी टीम्स अच्छा खेल रही हैं, जो डिजर्विंग हैं उनको तो डेफिनेटली जाना चाहिए। मुल्तान और कोयटा टेबल टॉपर इस टाइम, अब पेशावर भी अच्छी जगह पर स्टैंड कर रहा है। चौथे पे मेरा ख्याल कराची की टीम इस वक्त 5वें नंबर पर। 5वें नंबर देखिए, हमें जो गौर करने की गौरतलब चीज़ है कि हम लाहौर और पाकिस्तान की सिमिलरिटीज़ की अगर सीरियसली बात करें तो एक बंदा बाहर निकला, बैकअप कोई नहीं। इसी तरह नसीम शाह वहाँ से निकला तो हमारी बॉलिंग ऐसा लगा कि पीछे से वो खलाएक बन गया। सो बैकअप के तैयारी के हवाले से अगर देखा जाए तो बाकी फ्रेंचाइजेस का तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लाहौर का तो डेवलपमेंट प्रोग्राम है जहाँ से वो प्लेयर्स को पिक करते रहे हैं पास्ट में। लेकिन रिसेंटली कह लीजिए कि कोई उस पाए का प्लेयर नहीं निकला, जैसे आपने हारिस रऊफ का हम जिक्र करते हैं पहले, और इससे पहले एक और फास्ट बॉलर थे जमान खान पीडीपी से आए हैं। जमान खान पहले केपीएल खेल चुके थे, वो बाद में पीडीपी में आया। वो तो जिसको मर्जी आप उठा के वो उसमें डाल दें,
ऐसा नहीं है, लेकिन जो प्योर प्रोडक्ट्स हैं, जो कि वॉक इन प्रोडक्ट्स हैं, कि जो ट्रायल दे के वहाँ से सिलेक्ट हुए, वो हारिस रऊफ़ी हैं। सो अच्छा, इस डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक खामी है कि ये मुनक़ता इनका राब्ता पीसीबी की किसी भी क्रिकेट से, ना ये ग्रेड 2 में है, ना ये ग्रेड 1 में है। ये लड़के सिवाय अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के, जो कि वो होती होगी उनकी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, कोई क्रिकेट नहीं खेलते इन टर्म्स ऑफ कह ले कि जैसे रीजनल क्रिकेट है, डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट है, जहाँ से आपको रैंकिंग्स मिलती हैं, जहाँ से आप जाके सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं या डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी कड़ी जाके मिलती है लंबी क्रिकेट से, क्योंकि डिपार्टमेंट्स ग्रेड 1 और 2 खेलते हैं, रीजन्स ग्रेड 1 और 2 खेलते हैं, वो 3 दिन और 4 दिन पे मुश्तमिल मैच होते हैं। और ये जो बच्चे हैं, इनमें से शायद ही कोई है जो उन ग्रुप्स में खेलता हो, वरना इनमें इनकरेज नहीं किया जाता वो उस क्रिकेट खेलने पे। ये उसके बगैर प्लेयर बन नहीं सकते। अच्छा सर, ये जो पीडीबी प्रोग्राम और ये इनको टूर्स भी कराए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया गए इन्होंने, हमने देखा, मेरा ख्याल बांग्लादेश का भी कोई टूर किया, वहाँ पर 4 डे मैचेस भी खेले। कोई 4 डे मैच अच्छा, नहीं खेला, T20 ही, सिर्फ T20 खेले। अच्छा, कोई 4 डे मैच नहीं खेला। रिसेंटली इन्होंने कुछ लड़के भेजे जिम्बाब्वे की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए, लेकिन वो कोई एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू गए, वो इनकी टीम नहीं थी। अच्छा, वो इनके प्लेयर्स थे जो, लेट्स से कि उसमें एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, सलमान मिर्ज़ा। अच्छा, वो अच्छे बॉलर थे, उन्होंने लाहौर के लिए डेब्यू भी किया, PSL में कुछ विकेट्स भी ली, 140 प्लस माइनस बॉलिंग भी करते थे, लेकिन वो इनकी टीम का हिस्सा नहीं है। तो जिसको अपनी टीम का हिस्सा नहीं वो बना सकते थे, उनको उन्होंने कहा कि जाओ जाके वो खेल लो फर्स्ट क्लास। अच्छा, जिम्बाब्वे की वो भी ठीक है, लेकिन क्यों नहीं वो पाकिस्तान के सिस्टम में, जो एटलीस्ट जिम्बाब्वे से तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। तो सोचने की बात यह है कि अगर आपके प्लेयर्स compete नहीं कर रहे और लोकल, रीजनल और डिपार्टमेंटल टीम्स में नहीं आ रहे, तो फिर PSL में वो कहाँ से बैकअप प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल, जिसमें पूरे मुल्क से पिक्स हो सकती है, इंटरनेशनली पिक्स हो सकती है। तो एक कंप्लीट क्रिकेटर को डेवलप करने के लिए उसके डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा ओवरऑल क्रिकेट होनी चाहिए। सिर्फ T20 स्पेसिफिक चीज़ें करके आप प्लेयर बना ही नहीं सकते। जो मर्जी कर लें, मैं कहता हूँ सारी दुनिया के कोच लगा के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बिठा लें, उससे कुछ नहीं होगा अनलेस दे गो थ्रू दैट प्रॉपर रिगरस सिस्टम, जिसमें 3 दिन 4 दिन के मैच खेले, 50 ओवर के मैच खेले, हर उतार चढ़ाव से गुजरें, हर किस्म की मार खाएं। ना 4 ओवरों में ना वो मार पड़ती है, और ना बैट्समैन का ऐसा माइंडसेट चल सकता है कि जिसमें उसे अगर मार के आउट हो जाए तो मैं तो जी टीम के लिए खेल रहा था, मेरा तो इंटेंट पॉजिटिव था। ये एक्सक्यूजेज नहीं चलते बड़ी क्रिकेट में, और उसके बगैर बंदा प्लेयर नहीं बनता। देखिए हम इसी केस स्टडी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं इस PSL की मदद लेकर, तो आप ये देखें जब बाउंड्रीज बड़ी हो गई हैं, तो इस PSL में भी उन प्लेयर्स ने रन किए हैं जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारते हैं, जिनको स्ट्राइक रोटेट करना आता है, जिनको बॉल को टाइम करना आता है। तो वो तमाम प्लेयर जो, जिस तरह से भट्ट साहब ने अभी कहा कि जो वन साइड क्रिकेट खेल कर आते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ T20 क्रिकेट के प्रोडक्ट हैं, वो बुरी तरह इस टूर्नामेंट के अंदर जो है वो फ्लॉप हुए, आपको नजर आएगा। और एक अच्छी बात कल भी हमने ये सुनी कि जो रावलपिंडी की पिच रिपोर्ट कल वकार यूनुस ने बताई, उन्होंने भी आकर बताया कि ऐसा इस बार नहीं होने वाला कि यहाँ पे एवरेज 208 रन बने हर इनिंग में, जो कि रावलपिंडी की एवरेज है T20 की। रावलपिंडी एक ऐसा वेन्यू है T20 में जिसने पिछले पूरे साल में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी T20 वेन्यूज़ हैं पूरी दुनिया में, रावलपिंडी का सबसे ज़्यादा था। लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि जो पिच बनी है उसके ऊपर हल्की सी उन्होंने ग्रास भी छोड़ी है, जिससे नए बॉल से फास्ट बॉलर को भी हेल्प मिलेगी। ये भी एक बात है कि जब ग्रास हल्की सी होती है तो बॉल अच्छा आता है बैट के ऊपर, लेकिन उससे बॉलर को भी हेल्प मिलती है। तो एक अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट हमें पिंडी में भी देखने को मिलेगी। तो इस बार यकीनन वही बात है कि जब आप ये जो हसन अली है, मोहम्मद नवाज हैं, जो पहले सीजन से PSL खेल रहे हैं, जिनकी क्रिकेट के अंदर कोई ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट उस तरह से नहीं आई है, तो उसका रीज़न ये है कि जब तक ये जाएंगे नहीं लॉन्गर फॉर्मेट में, उस वक्त देखें जब ऑप्शन खत्म हो जाएगी तो फिर आपके पास ऑप्शन कहाँ से आएगी? ठीक है, आपने तो एक तरह की क्रिकेट खेली ना, हाईएस्ट ऑफ 4 ओवर के लिए तैयार हुए, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में गए, बुरी तरह एक्सपोज हुए। इस तरह जितने भी हमारे प्लेयर हैं वो सारे 4-4 ओवर करने के लिए तैयार हुए हैं। तो जब उनको 10 ओवर करने पड़ते हैं, जब उनको 15 ओवर करने पड़ते हैं एक सेशन के अंदर, तो फिर मुश्किल होती है। ये सारा क्रिटिसिज्म एक तरफ, क्योंकि जो इतना होता है और कई जगह पे बिल्कुल ठीक भी होता है, तो हम ये सुनते हैं मैनेजमेंट का डिसीजन था, बंदा नहीं पता चलता। लेकिन एक अच्छी चीज़, 1-2 अच्छी चीज़ें ये हुई हैं, जैसे इन्होंने कहा कि पिच जो है उसमें बहुत स्पोर्ट है। हमने देखा मुल्तान की पिच भी एंटायरली बैटिंग पिच नहीं थी, और इसी तरह जिस किसी ने भी बाउंड्री बड़ी कराई है उसका बहुत शुक्रिया, वेल डन टू हिम, बिकॉज ये आपको अपनी खामियां दिखाता है और फिर ही आप उन पे काम करने लगते हैं जब वो आपको नजर आती हैं। जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं 60 मीटर के छक्के मार मार के,
तो फिर आप अगली तरफ की तैयारी ही नहीं करते। तो ये अभी सिर्फ 10 गज पीछे गई है और बहुत सारे लोगों की दुनिया 10 गज में हिल गई है। तो आई थिंक कि ये भी वेल डन टू दैट पर्सन जिसने इसको पीछे शिफ्ट किया। एटलीस्ट यू नो कि जब बाउंड्री एक्सपैंड करती है दूसरे मुल्क में जाके तो इंटायरली डिफरेंट गेम प्लान से खेलना पड़ता है। आपको फिर गैप्स में प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ती है। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप में शान मसूद सबसे अच्छा खेल रहे थे। क्यों अच्छा वजह यही है, बिल्कुल प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे फॉर्मेट खेले, बिल्कुल ठीक है। और जो हमारे हिटर्स थे वो उन्होंने हार्डली मेरा ख्याल है थोड़ा सा वक्त नहीं निकाला वहां पर। इफ्तिखार ने 1-2 इनिंगें अच्छी खेली थी, उसके अलावा देयर वाज नोबडी। उसके पीछे भी यही रीजन है कि इफ्तिखार ने भी थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत इफ्तिखार तो माशाल्लाह बड़े अरसे से खेल रहे हैं। नहीं, मैं बहुत पे इसलिए जोर नहीं दिया क्योंकि इफ्तिखार साहब गुस्सा कर जाते हैं अभी तो, मतलब नहीं, मैं उसकी क्रिकेट के तजर्बे की बात कर रहा हूँ। वो 7-8 साल से भी ज्यादा शायद फर्स्ट क्लास सीजन खेलते। पहले वापडा से खेले, केपी से खेले, सुई गैस के प्लेयर हैं। तो टेस्ट का डेब्यू सबसे पहले हुआ था 2017 या 18 में उनका मिसबाह उल हक की कैप्टनसी में। तो वो सारे फॉर्मेट्स खेलने वाला प्लेयर है। ठीक है अहमद सईद साहब, इफ्तिखार की बात करें, इफ्तिखार का इस PSL में क्या स्टैट्स रहे हैं? छक्के चुके तो वो मार लेते हैं, हमने पहले भी देखा। इसमें मेरा ख्याल मैक्सिमम छक्के उनके नहीं है। इस PSL में हमने जो टॉप 3 कल बात की थी उसमें तो केन पोलार्ड हैं, रदरफोर्ड हैं और रॉबमन पॉवेल हैं। देखें इफ्तिखार अहमद की जो इस PSL में हमें देखने में नजर आई है, अगर हम ये बात करें, कल हमने आजम खान की एक स्टेटमेंट सुनी। उन्होंने कहा कि जी मुझे इस पोजीशन पर भेजा जाता है, उस पर जो है ना वो मेरे से सेंचुरी नहीं होती। ठीक तो है। आजम खान साहब को बंदा अगर ये रिक्वेस्ट करे कि आपका काम सेंचुरी करना नहीं है, आपका काम मैच फिनिश करना है, तो इस PSL में पाकिस्तानी प्लेयर्स की अगर बात किया तो मेरा ख्याल है इफ्तिखार अहमद के सिवाय अभी तक कोई एक प्लेयर ऐसा नहीं है। शादाब खान ने पहले मैच में मैच फिनिश किया था कलंदर के अगेंस्ट, उसके अलावा मेरा ख्याल है कोई ऐसा प्लेयर अभी तक नहीं आया कि जो मैच को लेकर गया उसने उसको फिनिश भी किया हो। यानी तो इफ्तिखार सब के सब खेलना चाहते हैं रिजवान और बाबर की जगह पर, लेकिन उनसे आधे रन्स भी कोई नहीं, उनसे 40% रन्स भी कोई नहीं करता। अभी भी वही है टॉप 5 के अंदर, वही 2 पाकिस्तान के प्लेयर। बाबर आजम टॉप स्कोर हैं इस PSL के, उन्हें 5 मैचेस में 330 रन बनाए हैं, 151 ठीक है, इस स्टैट्स पर मजीद भी बात करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करना है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हमने बात करनी है कि केरन पोलार्ड जो है वो PSL छोड़कर एक शादी पर रवाना हो गए हैं। ये मामला भी डिस्कस करना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की, जिसका आज 20वां मैच है और इस मैच में कराची किंग्स को यह मैच जीतना जरूरी है अगर उसे प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करना है। दूसरे एंड पर हमने देखना है कि मुल्तान सुल्तान जो कि ऑलरेडी स्टेबल पोजीशन में है, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के उसके इम्कानात बड़े रोशन है। कराची किंग्स को झटका भी लगा है जी। मेन जो उनका प्लेयर था, मिडिल ऑर्डर बैटर जो अभी तक तमाम मैचेज उनको यहाँ तक लेके आया है, केरन पोलार्ड जो है वो टीम को छोड़कर अब ये कंफर्म करना है कि मुख्तसर वक्फे के लिए गए हैं या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट इतना था क्योंकि वो एक शादी में शिरकत के लिए टीम को छोड़कर रवाना हो चुके हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं। सलमान भट्ट साहब, केरन पोलार्ड को बड़ी ज़रूरत थी कराची किंग्स को, अभी तक वही परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टूर्नामेंट छोड़ के अंबानी खानदान की शादी में चले गए। तो मेरा ख्याल शादी अब क्रिकेट पर ज़्यादा हावी नज़र आ रही है। देखिए, इट इज़ द वे हाउ यू प्रेजेंटेड, नंबर 1, और दूसरा ये है कि कितना पता है जो इस पे बात हो रही है। जब से IPL शुरू हुई है वो मुंबई इंडियंस का प्लेयर है और अब जब उसने खेलना छोड़ा है तो वो उनका कोच है। तो उनका उससे कोई 11-12 साल पुराना रिलेशन है। और जो ये शादी के बारे में उन्होंने पहले इन्फॉर्म किया था फ्रेंचाइज को कि ये फलां वाले दिन मैंने जाना है वहाँ पर। अच्छा। अपने कॉन्ट्रैक्ट से पहले। सो मेरा ख्याल है इन ऑल फेयरनेस टू दिस प्रो कि वो पाकिस्तान आके हमारी लीग खेल रहा है और बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। मुझे नहीं मालूम कि हमारे लोग मीडिया में क्या चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि उसने पहले से बताया हुआ है, लेकिन सब ऐसे कर रहे हैं कि जैसे उसको अचानक रात को कॉल आई है, अंबानी साहब ने कहा पहुंच जा, मेरे बच्चे का ब्याह है, तो उसने कहा कि जी मैं आया, सुबह मैच था और उसने कहा भाई तुसी खेलो, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसको ऐसे हमारे लोगों ने इस बात को फैलाया है विच इज प्रिंसिपली रॉन्ग। इस तरह लोग पाकिस्तान आएंगे नहीं आइंदा। बिल्कुल। हम क्या चाह रहे हैं, हम किसी चीज का पॉजिटिव इमेज नहीं दिखा सकते, या चले पॉजिटिव छोड़े ट्रू इमेज ही नहीं दिखा सकते। हर चीज पे हमारे ना ऐसे थंबनेल लगने हैं कि सेंसेशनलिज्म हो कि यार कोई ज्यादती कर गया पाकिस्तान के साथ। अच्छा, और साथ बता के आया अगला। और साथ ना राशिद खान की भी तस्वीर उसी शादी में वो शिरकत के लिए पहुंच गए, तो उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि लाहौर कलंदर से खेलने नहीं आए लेकिन शादी पे चले गए। लेकिन
खेलने में उनकी जो है यार शादी उसने दौड़ दौड़ के अटेंड करनी है भाई, वो अनफिट है। हाँ, लेकिन शादी अटेंड कर रहे हैं, तो ये जो मामला ना उठाया जा रहा है और ये बिल्कुल एक नेगेटिव चीज पाकिस्तान को इसमें लेके आ रही है। जो एक ह्यूमन है ना, जो हमारा जहन है और जिस तरह की हम बातें करते हैं ना, ये इस तरह की बातों की वजह से ना लोग हंसते हैं, इस तरह की प्रेजेंटेशन की वजह से लोग हंसते हैं कि यार ये क्या बातें करते हैं। और नेशनल लेवल पर डिस्कस हो रही हैं चीज़ें, नेशनल टीवी पर डिस्कस हो रही हैं चीज़ें, हालांकि ये सारा अपनी डिस्क्राइब था, प्लान था, और ये सारी चीज़ें जो है वो 3 रोज के लिए गए हैं और ये पहले से ही इन्फॉर्म था, जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा है। हमारा एक प्लेयर था अभी, सॉरी अहमद, उसने डोमेस्टिक में ना इस साल बड़ा अच्छा खेला, स्कोर किया। अच्छा, मेरा ख्याल है कि कोई 50% एंकर्स पाकिस्तान के मशहूर नामवरों ने उसके लिए ट्वीट की कि उसे पाकिस्तान खिलाएं। अच्छा, अब वो सारा दिन बैठ के ओपिनियन क्रिएट करते हैं लोगों को कि ये हो गया, ये हो गया, और लोग उनको बिलीव करते हैं। और उन्होंने पहले 6-7 लड़कों का नाम नहीं लिया जो उससे ऊपर थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था उसका। तो ये लिमिटेड नॉलेज के ऊपर जो बात करनी है ना, ये ज़्यादा ख़तरनाक है, और हम लोग यही कर रहे हैं। और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर ओन पोजीशन, कि आप जिस मर्जी पोजीशन में हैं, बस आप किसी के कहने पे कुछ भी कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैं हमजा एक दिलचस्प बात जो है वो मैं इस पे भट्ट साहब की रहनुमाई भी लेना चाहूँगा। देखिए, जो इंटरव्यूज़ की भरमार है और कैमराज और आयरोज, देखिए एक बैट्समैन जो है वो एक छक्का मारता है और वो 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता है। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है भट्ट साहब को ये बताना चाहिए कि जिस ज़माने में ये क्रिकेट खेलते थे, उस ज़माने में इन्हें कब कब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिलता था। और ये जो हर बात सोशल मीडिया के ऊपर आनी और आपने अभी कुछ किया नहीं है और आप उससे पहले जो है वो सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए हैं, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है आज के क्रिकेटर के ऊपर? इसका नुकसान ज़्यादा हो रहा है वैसे। देखें, मीडिया मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, और मीडिया डीलिंग इज अनदर सब्जेक्ट विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लीडरशिप अब के दौर में। तो जब तक आप इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है तो बेहतर है कि यू डोंट स्पीक, ठीक है ना, क्योंकि वो यही सेफ्टी है। क्योंकि एक दफ़ा आज के ज़माने में जो बोल दिया वो 90 साल बाद भी चलना है कि आपने फलां जगह पे ये बात की थी, ऑन रिकॉर्ड है। तो इस बारे में हमारे यहाँ कोई पढ़ा नहीं रहा, ना इदारे जो स्पोर्ट्स के हैं और ना ही स्कूलिंग के अंदर कोई ऐसी चीज़ है। जबकि दुनिया जो है वो तो सारी डिजिटल हो गई और सारा कुछ इसी पे शिफ्ट होता जा रहा है। सो आई थिंक हमारे वो वाले एथलीट्स या लीडर्स जो कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, या तो उनके साथ उतने इफिशिएंट मीडिया मैनेजमेंट लगाई जाए या फिर उनको इसके लिए कोई कोर्स कराया जाए। बिकॉज जिस तरह ये कह रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, यानी एक प्लेयर था उसकी एवरेज को मैं 11-12 स्कोर की थी और उसका हाईएस्ट 33-34 था, और उसने अभी थोड़े दिन पहले इंटरव्यू दिया और उसने कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं पाकिस्तान टीम से क्यों बाहर हूँ। ठीक है, इसके बाद खामोशी अच्छी है भट्ट साहब। अच्छा चले, कैरन पोलार्ड चूंकि 3 मैचेस के लिए गए हैं या 3 दिन के लिए गए हैं, तबरेज शमसी भी मेरा ख्याल तबरेज शमसी का 6 मैच का कॉन्ट्रैक्ट था, वो बीमार होने की वजह से पिछला मैच भी नहीं खेले, और मेरा ख्याल जितने को उनको मार पड़ी थी पीएसएल में, अब उन्होंने जाना ही। अभी जो आपके सामने भट्ट साहब नाम है, कैरन पोलार्ड इसमें से निकाल दें, तबरेज शमसी निकाल दें, तबरेज शमसी उस तरह से परफॉर्म कर भी नहीं पाए इस दफा। अभी जो बेस्ट प्लेइंग 11 आपको क्या नजर आ रही है इन नामों में, जो कि कराची को थोड़ा सा आगे ले जा सके? देखें, इनका मेन परफॉर्मर तो पोलार्ड ही था। कराची किंग्स जो है वो इस पीएसएल में सबसे कम छक्के लगाने वाली टीम है, उन्होंने अब तक 5 मैचेस में 25 छक्के लगाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि उसमें से 50% छक्के पोलार्ड के हैं। बिल्कुल, 25 में से 12 छक्के 50% का लॉस तो हो गया, बाकी 50% शान अब इससे। हाँ, लेकिन ये है कि शान हैज टू कम गुड समवेयर। टिम साइफर्ट एक ऐसे प्लेयर हैं जो तगड़े प्लेयर हैं, हिट मारने की सलाहियत रखते हैं। उसके अलावा जेम्स विंस भी अभी तक क्वाइट हैं, जो कि तगड़े प्लेयर हैं, मैच विनिंग प्लेयर है, जिता सकते हैं मैच को। और फिर हमारे अपने शोएब मलिक जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रन्स करने वालों की लिस्ट में दूसरे तीसरे नंबर पर, 13,000 से ज़्यादा रन हैं इनके। तो ही आल्सो नीड्स टू स्टैंड अप, बिकॉज आपकी जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी फिटनेस है, वो तो सबके सामने है, लेकिन वो वाला रिजल्ट अभी तक आपकी तरफ से नहीं आया। तो अगर ये लड़के परफॉर्म करें, अपने ऊपर लें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आई थिंक कराची डेफिनेटली कैन कम गुड। अभी तो 4-5 प्लेयर चले ही नहीं है। पीएसएल से पहले ना मोहम्मद इखलाक के बारे में बड़ा कहा जा रहा था कि ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रन्स अच्छे बना रहे हैं, इनको मौका मिलना चाहिए। एक मैच में मौका दिया गया, अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, लेकिन उसके बाद इनको खिलाया नहीं गया। तो मोहम्मद इखलाक की जगह बनती है, आप समझते इस कराची किंग्स की प्लेइंग 11? इसी क्वेश्चन में अगर साद बेग को भी ऐड कर लें, पहला मैच वो खेले हैं, उसके बाद उनको नहीं खिलाया, और इमर्जिंग कैटेगरी में अगर आप एक प्लेयर को लाए हैं तो उसको इस तरह से ट्रीट करना क्या मुनासिब है? बिल्कुल। देखिए, इमर्जिंग कैटेगरी में ना हमेशा बॉलर्स ज़्यादा कामयाब रहे हैं, और वो भी उनमें से
वो वाले बॉलर्स जो फास्ट बॉलर्स थे। राइट। जब दुबई में थी PSL तो स्पिनर्स भी कामयाब हो जाते थे कि वहाँ पे एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है स्पिनर को। ठीक है। लेकिन किसी भी यंग बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो मर्जिंग कैटेगरी में आए और पहली 3 पोजीशंस पे खेले नए बॉल को और वहाँ पर आकर वो रन्स करे। हमने देखा जब सैम अयूब भी यंग आए थे ना, तो कुछ शॉट उसने बड़े अच्छे मारे थे, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए आए थे, लेकिन स्ट्रगल की और उसके 1-2 सीजन के बाद वो थोड़ा जब क्रिकेट खेल ली उन्होंने सारी नीचे वाली, तो फिर वो ज़रा स्ट्रांग हुए। तो अभी ये साद बेग अंडर-19 के कैप्टन थे, ये बेहतरीन टैलेंट है, कीपर है, कप्तान है, बैटिंग अच्छी करता है। लेकिन अब देखो बादशाह वो वर्ल्ड कप की जो बेस्ट टीम बनी है अंडर-19 की उसमें आए हैं वो, लेकिन यहाँ आके तो वो थोड़ा सा होता है ना कि आप अपने से बहुत ज़्यादा मैच्योर क्रिकेटर्स में आते हैं तो दे ऑलरेडी नो व्हाट यू आर डूइंग, बिल्कुल, तो वो आपको थोड़ा सा गेन करने में टाइम लगता है, तो इसमें उसकी कोई कमी नहीं है। मेरा ख्याल है कि इनके पास सिराजुद्दीन एक बॉलर है, अच्छा, ये इस साल के डोमेस्टिक क्रिकेट के नए लड़कों में ये सबसे तेज बॉलर है, ओके, सबसे तेज बॉलर है। तो शायद इनको ये आजमा लें क्योंकि इनकी पूरी टीम के अंदर आपको कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर नजर नहीं आता। और सिराज का ताल्लुक कहाँ से? और ये मुल्तान वाली साइड है आपकी, जो साउथ पंजाब वाली बेल्ट है ना, वहाँ से है ये, ठीक है, या वहाँ से हैं या KP से हैं, लेकिन खेल मुल्तान वाली साइड से रहे थे और बहुत तेज बॉलिंग की इन्होंने। ठीक है, और डोमेस्टिक में कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस भी अच्छी दी, लेकिन जो दिलचस्प बात थी ना, जो सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइजेस देखती हैं 140 प्लस बॉलिंग कर रहे थे, तो वो अब इनको मौका दे सकते हैं। बाकी इरफान खान न्याजी भी तो इमर्जिंग ही कह रहे हैं, ये तो 4-5 साल से इमर्जिंग ही है और ये पाकिस्तान का बेस्ट फील्डर है। जी, इरफान खान न्याजी ने इस PSL में अब तक 5 कैचेस पकड़े हैं, सबसे ज्यादा कैचेस जेसन रॉय के हैं, उसके बाद इन्होंने 5 कैच सबसे बेहतरीन फील्डर है और इस साल इसकी बैटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट नजर आई है पिछले सालों की निस्बतन। तो अभी ये 4th-5वें साल तो ये चलना शुरू हुआ है, तो वो साद बेग का तो बेचारे का पहला साल है। तो बट ये जो हसन अली और मोहम्मद नवाज और ये जो इस किस्म के खिलाड़ी इनकी टीम में पाए जाते हैं, क्या ये कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे? इनका 8वां 9वां सीजन है PSL में। क्वेश्चन तो बड़ा वैलिड है, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। नहीं, होना तो ये चाहिए कि अगर केरन पोलार्ड जैसे बड़े प्लेयर की जगह खाली हो रही है तो जवाब है कि अगर प्लेयर्स अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे और प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर रहे और ओवर पीरियड ऑफ अ डेकेड तकरीबन 10 साल से इस मेन स्ट्रीम के अंदर है, तो दूसरी दुनिया में तो रिप्लेस हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। हमारे लिए ये है कि पास कुछ हो तो रिप्लेस करें ना, किससे रिप्लेस करें? तो जो अब आप यू लुक अराउंड तो आपको लगता है यार यही बेहतर है, ठीक है, क्योंकि आपके प्लेयर्स पाथवे से बन के निकल ही नहीं रहे। मोहम्मद नवाज के नाम के साथ जो एक स्टैट जुड़ा हुआ है, मोहम्मद नवाज को PSL में सबसे ज्यादा छक्के लगे हैं अब तक, 99 जब से दुबई से बाहर निकली है ना, जब से वापस पाकिस्तान आई है PSL, तो बड़े बड़े जो दुबई में बड़े नाम स्पिनरों के बन गए थे ना, वो सब एक कह लें कि एक शेल में चले गए हैं, ना उन्हें विकेट मिलती है और ना ही उनसे स्कोर रुकता है। अच्छा, अगर जिस तरह से आपने कहा कि तमाम फ्रेंचाइजीज जो हैं वो पेस पे बड़ा फोकस कर रही हैं, मुजर रबानी ज्वाइन किया है, पिछला मैच खेले हैं, इनको उस तरह से शान मसूद यूटिलाइज नहीं कर पाए। लास्ट सीजन में मुल्तान सुल्तान की जानिब से थे, तो ये अच्छा परफॉर्म किया था, इस दफा कराची की पिक थी और मुजर रबानी को उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया। ये कप्तानी भी बहुत बड़ा एलिमेंट है, कप्तानी और टीम के आपके दाएं बाएं खड़ा कौन है, आपके ऊपर नीचे परफॉर्मेंसेस कैसी आ रही हैं। मुल्तान की टीम सारे मैच जीत रही थी, उसके अंदर आपको भी कॉन्फिडेंस मिलता है, आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाते हैं, एक विनिंग एनवायरनमेंट में जाते हैं, आपकी ऑप्टिमम आउटपुट आना शुरू होती है। जब आप इस तरह की एनवायरनमेंट में होकर जिनको खुद समझ ना लग रही हो किसको खिलाना है क्या करना है, तो वो और परफॉर्मेंस ना आ रही हो तो फिर मुश्किल हो जाता है प्लेयर्स के लिए। ठीक है जी, एक मुझे लेना जी ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि जॉनसन चार्ल्स ने भी मुल्तान सुल्तान को ज्वाइन कर लिया है, ये क्या इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं उस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की, जिसमें कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान आज शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में ये मैच खेला जाना। गुज़िश्ता जो डबल हेडर था वो दोनों मैचेस बारिश की नजर हुए और तमाम टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया और कराची को इस चीज़ का फायदा हुआ जिसको 1 पॉइंट मिल गया और उनके टोटल पॉइंट 5 हो गए और इस वक्त वो 5वीं पोजीशन पर इस वक्त विराजमान है। आज का मैच कराची के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुल्तान तकरीबन क्वालिफाई कर चुका है प्ले ऑफ मरहले के लिए, तो डबल हेडर जो है वो चौथा डबल हेडर डिस्टर्ब हुआ बारिश से, जिसमें 2 मैच एक ही रोज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रख दिए गए थे। अब हमने डिस्कस करना है मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 जो कि विनिंग कॉम्बिनेशन को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको मौका दिया जा सकता है, जिसमें जॉनसन चार्ल्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया है और ये एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बट सब बहुत बड़े बड़े नाम है वैसे मुल्तान की टीम में,
लेकिन इस दफ़ा जगह बनाने में कोई कामयाब नहीं हो पा रहे। शायद उनकी विनिंग जो कॉम्बिनेशन है उसी वही इतना कंसिस्टेंट है कि उसको छेड़छाड़ करना नहीं चाह रहे वो। जी बिल्कुल। आई थिंक के मुल्तान के अगर हम देखें तो प्लेयर्स ने अच्छी फॉर्म का मुजाहरा किया और ऑप्शंस भी इनके पास अच्छे हैं। बिल्कुल। और आई थिंक एक जब विनिंग टीम होती है ना तो आसानी होती है आपको चेंजेस करने में। आपको बाहर से अंदर आने वाले प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज में वो पॉजिटिविटी और वो विनिंग इफेक्ट नज़र आ रहा है। जैसे उस्मान खान को लाए, आप उसकी बैटिंग देख लें, उसके बाद रिजवान ने उसको कीपिंग करा दी। ऑल्दो के रिजवान से अच्छा कीपर शायद ही कोई इस टाइम सर्किट में हो पाकिस्तान के, लेकिन उस्मान ने कीपिंग भी ठीक की। सो वो जो रिलायंस है या जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है प्लेयर्स की, वो ड्रेसिंग रूम का अगर विनिंग माइंडसेट और अच्छा एनवायरनमेंट हो तो वो प्लेयर्स आसानी के साथ अपनी स्किल्स को जो है ना एक्सप्रेस करते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। तो इस टाइम पे इनका ये है कि दे ऑन सॉन्ग, आउट करने वाले आउट कर रहे हैं, रन्स करने वाले रन्स कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि थोड़े बहुत कैच इन्होंने ज़्यादा छोड़े, वो चीज़ है इनकी कवर करने वाली। अहमद सईद साहब, मुल्तान की टीम में से कौन कौन सा ऐसा प्लेयर है जो वापस चला गया है? क्योंकि इसमें एक दो नाम ऐसे हैं, मेरे ख्याल रिजा हेंड्रिक्स जा चुके हैं, ये वापस जा चुके हैं जी इसमें से। और डेविड विली के बारे में ये पूछा, तो डेविड विली जो है वो चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं तो वो अपनी पूरी जो PSL है उसको खेल के जाएंगे। ठीक है। मुल्तान और ये इनके वाइस कैप्टन भी है मेरा। जी हाँ, ये इनके वाइस कैप्टन भी है। मुल्तान सुल्तान और कराची के हेड टू हेड की अगर बात की जाए, दोनों टीमें अब तक 6-6 मैचेस जीत चुकी हैं। एक मैच जो है वो टाई हुआ था। और नेशनल स्टेडियम की अगर बात करें तो 5 मैचेस हुए हैं जहां पर कराची किंग्स का पल्ला जो है भारी रहा है। कराची किंग्स ने 5 में से 3 मैचेस जीते हैं नेशनल स्टेडियम में। नेशनल स्टेडियम में अब तक 61 मैचेस में 37 मैचेस जो है वो चेज करने वाली टीम ने जीते हैं। और अब तक जो 2 मैच हुए हैं इस सीज़न में, वो भी आप जानते हैं कि चेज करने वाली टीम ही कामयाब रही। अच्छा भाई साहब, इसमें इतना मुश्किल हो रहा है जगह बनाना कि तैयब ताहिर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हमने देखा वो एशिया कप जो हुआ इंडिया के अगेंस्ट, उसमें इन्होंने परफॉर्म किया, दूसरी लीग्स में परफॉर्म किया, SPL में मेरा ख्याल ये खेले हैं। तैयब ताहिर के लिए भी जगह बनाना इस टीम में मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो खेल रहे हैं हाँ, और अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। आखिर में आके उन्होंने 2 इनिंग्स अच्छी खेली हैं और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड की है और अच्छे स्ट्राइक रेट पे की है। सो ही इज़ देयर। और आई थिंक अभी अगर डेविड विली हैं, खुशदिल हैं, रीजा हेंड्रिक्स अगर चले भी जाते हैं तो जॉनसन चार्ल्स इनकी जगह आ जाएंगे और ये भी उतना ही डेंजरस प्लेयर है, बल्कि ये ज़्यादा एग्रेसिव है। 52 मैचेस ये खेल चुके हैं अब तक T20s में, जिसमें 6000 से ज़ायद ये रन बना चुके हैं। इनका 130 का स्ट्राइक रेट है और ये वो खिलाड़ी हैं, आपको याद होगा कि 2016 के सेमीफाइनल में इन्होंने एक इंडिया के अगेंस्ट मैच विनिंग इनिंग खेली। इसमें इन्होंने 52 रन बनाए थे 36 बॉल्स के ऊपर। तो ये वेस्ट इंडीज़ की 2012 और 2016 की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम है उसका भी हिस्सा रह चुके हैं। शाहनवाज दानी जो हैं वो मुसलसल मुल्तान के साथ हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं ला सके। इंजरीज का इनको भी मसला रहा या फिर ये खेलते तो रहे, इंजरीज नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस अपनी एनहांस जो नहीं काम कर वो पाए। कर रहे हैं वो तो वो ठीक कर रहे हैं। देखें कुछ इंजरीज भी उन्हें हुई हैं, मतलब लेटली हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इनका लॉस हुआ है जो इन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल किया। अब पाकिस्तान टीम के साथ वैसे कोई सुने कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसकी तो क्रिकेट ऊपर जानी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये रहा है ना उन्होंने खिलाया है ना पिछला सीजन खेलते हैं, यानी कि बाहर जाते रहे उनके साथ, ना पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन खेला ना उन्होंने खिलाया। सो वो जो क्रिकेट में गैप था ना, वो खाली नेट बॉलिंग कर करके पता नहीं वो कितनी करी है। नेट्स ही होते हैं, प्रैक्टिस होती है और मैच का कोई नेमल बदल नहीं है। तो वो जो बीच के सीजन मिस हुए हैं, फर्स्ट क्लास का, वनडे का, इस साल खेले हैं कुछ फर्स्ट क्लास के मैचेस वो, लेकिन डेफिनेटली जो जिस तरह का रिदम उनका था जब वो पाकिस्तान टीम में आए थे, जो उनका पहला सीजन था, वो तेज़ बॉलिंग कर रहे थे, हार्ड लेंथ पे हिट कर रहे थे और एग्रेशन थी, थोड़ा सा उसमें हर चीज़ में कमी उनकी वाकई हुई है मेरा ख्याल है क्रिकेट मिस होने की वजह से। और एक फुल फ्लैज सीज़न जो है ना वो उनको वापसी पे आने में मदद करेगा और कुछ उनका अपना फोकस, जितना वो अपने आप को क्रिकेट पे फोकस कर लें तो बेहतर होगा। समझते हैं फैसल अकरम को एक आधा चांस मिलेगा क्योंकि प्ले ऑफ तो कंफर्म मुल्तान का दिखाई दे रहा है, तो लगे आज फैसल अकरम को भी ट्राई कर लिया जाए। देखिए टैलेंटेड जो है ना पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की और मैचेस में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अक्सर बैटर्स को पता नहीं लगता उनकी गुगली का, शार्प स्पिन भी हो रहा है, तो आई थिंक ये एक अच्छी प्रोडक्ट है पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म। ठीक है, एट दी एंड जी आप किसको, कराची या मुल्तान आज के मैच? मुल्तान विद द रीसेंट फॉर्म। मुल्तान सुल्तान। ठीक है जी, कराची के लिए कोई भी नहीं तो मैं कराची की हामी भर लेता हूं क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, शायद वो आज का मैच जीत जाएं। आज के शो से इतना ही।